अस्सलाम वालेकुम। बाबा सोशियोलॉजी इब्न खल्दून इस राय के हामिल थे कि ह्यूमन सोसाइटी बिल्कुल उसी तरह इवॉल्व करती है जिस तरह ह्यूमन बॉडी। जिस तरह बच्चा, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा बिल्कुल उसी के मुतरादिफ एक ह्यूमन सोसाइटी भी एज करती है, उसका भी लाइफ स्पैन होता है और उसकी नशोनुमा के लिए वही कुछ फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं जो कि इंसानी नशोनुमा के लिए होते हैं। जो चीज़ें इंसानों को नुकसान पहुँचाती हैं, उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को नुकसान पहुँचाती हैं, उसी तरह बिल्कुल उसी के मुतरादिफ ह्यूमन सोसाइटी की भी कुछ नरिशमेंट्स की ज़रूरत होती है और उसकी लैकिंग से, उसकी डेफिशिएंसी से वो भी उसी तरह डिसइंटीग्रेट कर जाती है। जब मैंने ये बात पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंसान का जिस्म बहुत छोटे सेल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। कोई भी अमल, कोई भी एक्शन, कोई भी आपको उसमें चेंज लाना होता है या कोई भी आपको एक्शन करना होता है, कोई भी बॉडी मूवमेंट करनी होती है, उसका सबसे पहले इम्पैक्ट उस सेल्युलर लेवल के ऊपर होता है। यानी कि वो एक माइक्रोमीटर्स के ऊपर वो एनर्जी को एग्ज़िबिट किया जाता है और फिर उसका इम्पैक्ट जब सारे सेल्स पर कॉन्स्टेंटली आ जाता है, तब जाके हम इंसान की कोई भी बॉडी मूवमेंट देखते हैं या उसका कोई भी अमल हरकत में आता हुआ देखते हैं। इससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हम ह्यूमन सोसाइटीज़ में बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर किसी स्पेसिमेन को स्टडी करें और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो हमें वही फैक्टर्स, वही बातें बस एट लार्ज सोसाइटी के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है और शायद हम वो बेहतर नतीजा देख सकें। यही सोच रखते हुए, चूँकि मेरा शहर कराची जिसकी तरक्की के ऊपर पाकिस्तान की तरक्की का दारोमदार है, वो ख़ासे ख़स्ता हालात से गुज़र रहा है। मैं अक्सर इस बात से परेशान रहता हूँ कि इसकी सूरत हाल कैसे बेहतर बनाई जाए। इस कोशिश में मैंने ये तगोदो की कि मैं किसी ऐसी सोसाइटी के किसी ऑपरेटर की तलाश करूँ कि जिसने अपनी छोटी-सी सोसाइटी ही सही, उसको अच्छे से ऑपरेट किया हो, अच्छे से मैनेज किया हो और उससे ये जानने की कोशिश करूँ कि क्या बातें ऐसी रहीं कि जिसकी बिना पर वो एक सोसाइटी को अच्छे से ऑपरेट कर सके और फिर शायद वही एट्रिब्यूट्स, वही बातें हम इनकॉर्पोरेट कर सकें कराची के सिस्टम में और शायद एक उसका लार्जर इम्पैक्ट हम अपने शहर के ऊपर देख सकें कि जिसका लार्जर इम्पैक्ट हमारे मुल्क के ऊपर आएगा। इसी ज़मीन में मेरे साथ हैं आज सर अब्दुल वाहिद वकीली साहब जो कि एक हाउसिंग सोसाइटी के ख़ासे कामयाब चेयरमैन काफ़ी अरसे तक रहे हैं। उसके साथ माशाल्लाह ख़ासे पढ़े लिखे हैं, बाहर से पीएचडी इस वक़्त भी जारी है, बाहर से तालीम याफ़्ता भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने एक कामयाब सफ़र किस तरह तय किया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। सर प्लेज़र इज़ माइन। सर माशाल्लाह आप काफ़ी वेंचर्स आपने अडॉप्ट किए अलॉन्ग विथ योर फुल टाइम जॉब। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी मोटिवेशन क्या है? क्या फैक्टर्स हैं? किस तरह आप ये मैनेज करते हैं? कुछ टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बताइए। व्हाट मोटिवेशन यू हैव बिहाइंड इट? देखिए, सबसे पहली तो मोटिवेशन ये है कि हम जहाँ भी जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में, जिस भी सेटिंग में रहते हैं, वी इनकाउंटर एवरीडे प्रॉब्लम। कभी पानी सही नहीं आ रहा होता, कभी जो है वो ट्रैफिक सही मैनेज नहीं हो रही होती। तो एक जनरल ट्रेंड है कि हम हर वक़्त ये कहते हैं कि जी सरकार ने ये नहीं किया, फलाँ डिपार्टमेंट ने ये नहीं किया। तो मेरी कोशिश रही कि मैं ये सोचूं कि व्हाट इज इट दैट आई कैन डू। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसी तरह से सोचना चाहिए क्योंकि हम सब लोग मिलजुल के ही ये स्टेट बनती है, मुल्क बनता है, मुआशरा बनता है। तो मेरी हमेशा कोशिश रही जब एज ए स्टूडेंट भी कि किसी लीड पोजीशन पे रहना, कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करना, बेहतर करना। तो बस ये इसी तरह से हुआ और फिर ये है कि आपके अराउंड बहुत सारी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज होती हैं, मकसद जिनके बारे में आज आप नाम लेना चाहें तो उनके नाम कम नहीं होंगे और वो आपको लगेगा कि अगर ये लोग ना होते तो फिर क्या होता। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी साहब का मिसाल ले लें। बैक इन 1977 मेरे फादर उनके पेशेंट होते थे। सिविल हॉस्पिटल के फोर्थ फ्लोर में उनका एक यूरोलॉजी का वार्ड होता था। लेकिन जब आप उस वार्ड में वॉक इन करते थे तो आपको एक दुनिया बिल्कुल अलग सी लगती थी। और वो सिंपल उस वक्त डॉक्टर अदीब साहब की एक एफर्ट थी कि उन्होंने कुछ डोनेशंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस कलेक्ट करके उस वार्ड को सिविल हॉस्पिटल से हटा के कोई बाहर की दुनिया का एक वार्ड बना दिया था। और फिर इसी तरह से माशाल्लाह वो दुनिया में ग्रो करते गए और फिर ये एसआईयूटी बना दिया। आज आप देख लेंगे कितना बड़ा आउटरीच है एसआईयूटी का। फिर आप इसी तरह से अगर डॉक्टर बारी खाप साहब को ले लें, इंडस हॉस्पिटल का इतना बड़ा उन्होंने नेटवर्क बनाया।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मकसद मैं अगर नाम लेना चाहूँ, मुश्ताक छापड़ा साहब को देखते हैं जिन्होंने टीसीएफ को स्टार्ट किया, या फिर एक असलम खालिद साहब हैं जो कि द हुनर फाउंडेशन, जो कि स्किल डेवलपमेंट में सिंध में काम करती है, ऑल ओवर पाकिस्तान काम करती है, तो वो देख लें। तो जब आप इन लोगों की लाइव्स को सामने रखें तो ऑब्वियसली ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने पूरे प्रोफेशन को पब्लिक वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कर लिया। समहाउ मैं किसी ऐसे प्रोफेशन में नहीं था कि जो मैं उस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता, तो मैंने ये सोचा कि चलें, ये जो दफ्तर का टाइम है इससे हटके कोई काम है जो आदमी कर सकता है। तो फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करने की, मैनेज करने की, तो मैंने आई थॉट कि दिस विल बी अ गुड वेंचर। चूंकि बहरहाल आप आजकल अगर कराची में 15-16 हज़ार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और ऑन एवरेज हर कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2,000-2,500 मेंबर्स हैं, वो लोग रहते हैं, उनकी सारी लाइफ स्टाइल है, इंटरेक्शन है, तो जिनमें बहुत छोटे छोटे मसाइल होते हैं, तो अगर आदमी उनको देख सके, तो बेसिकली दिस वाज द मोटिवेशन। वंडरफुल सर। सर आपने कोऑपरेटिव हाउस अथॉरिटी की बात की। सर कुछ उसके टेनेट्स मुझे बता सकते हैं कि क्या पोस्टुलेट्स होते हैं जब हम किसी सोसाइटी को कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी कहते हैं, या क्या ऑर्गेनाइजेशन उसका स्ट्रक्चर होता है? ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि ये कोऑपरेटिव का मतलब है कोऑपरेशन, जिसको अगर हम उर्दू में इसके लिए एक लफ्ज़ है इमदाद बाहमी। इसका मतलब है कि ग्रुप ऑफ पीपल दे कम टुगेदर और वो एक इंस्ट्रूमेंट बेसिकली डिफाइन करते हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के तहत वो रजिस्ट्रेशन सीख करते हैं। और वो कोई भी सोशल ग्रुप हो सकता है, कोई कम्युनिटी हो सकती है, डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, कोई किसी स्पेसिफिक शहर के लोग हो सकते हैं। तो फिर वो अपने आप को एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि वो दे एग्री टू गवर्न देयर अफेयर्स बाय वे ऑफ दैट लॉ। क्योंकि सारी जो स्ट्रक्चर है वो जब तक किसी कानून के तहत ना हो तो उसमें एक फोर्स ऑफ एनफोर्समेंट नहीं आता। तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का लॉ है। फिर इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर हो जाती हैं, फिर वो गवर्नमेंट के पास जाती हैं, वो लैंड लेती हैं, फिर वही जो मेंबर्स होते हैं वो इमदाद बाहमी के उसूलों के तहत उस सारी लैंड को डेवलप करते हैं, फिर लोग उसमें घर बनाते हैं। फिर वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं फिर उनकी एक मैनेजमेंट होती है। वो आमतौर पे 6 से 7 डायरेक्टर्स होते हैं कि जो हर 4 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, ये इस पे डिपेंडेंट है कि आपने बायलॉज में क्या क्या चीजें रखी हुई हैं। और या फिर जो गवर्नमेंट का जो एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, रूल्स हैं, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके तहत फिर आपको एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मिल जाता है और फिर आप उसको मैनेज करते हैं। सर कुछ ऐसे प्रीरेक्विजिट्स का तज़किरा कीजिएगा जो लाज़िम है एक अच्छी कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी को रन करने के लिए? देखें, उसमें तो क्योंकि ये सारा इशू गवर्नेंस के अराउंड सर्कुलेट करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर अच्छे लोग आगे बढ़ के अपने अफेयर्स को गवर्न करना नहीं चाहेंगे, तो फिर अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन नहीं सकती। मकसद जो आमतौर पे काफ़ी सारे मसले-मसाइल भी इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से अराउंड हैं, वो इसीलिए हैं कि कुछ ऐसे लोग जिनको इस तरह के काम में नहीं होना चाहिए था, वो इसकी मैनेजमेंट में आ गए, फिर उन्होंने इसको अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन बेसिकली मेरा ख़्याल है कि एक अच्छी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि लोग हों अच्छे जो वॉलंटियर करें अपने अफेयर्स को चलाने के लिए। फिर ये है कि वो जो पूरा एक कानून का एक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि मकसद इलेक्शन उनका डायरेक्टर्स का कैसे होगा, फिर वो जो डायरेक्टर्स होंगे वो हर महीने एक मीटिंग करेंगे, फिर ज़ाहिर-सी बात है जो भी मीटिंग होती है उनके मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं, फिर मिनट्स को जो है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल किया जाता है, फिर साल में कम से कम एक दफ़ा एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग कंडक्ट करनी होती है ताकि जो पूरी वाइडर बॉडी ऑफ मेंबरशिप्स है वो आए और वो आपके जो 1 साल का वर्क है उसको स्क्रूटनाइज करें। तो मेरा ख्याल है यही बेसिक्स हैं जो होनी चाहिए। और फिर ज़ाहिर बात है कि जिस तरह से गवर्नेंस करने वाले लोग अच्छे होने चाहिए तो फॉलोअर्स भी अच्छे होने चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एक कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट नहीं मिल रही होती है। वो कोऑपरेटिव जो वैसे मैंने कहा इमदाद बामी, तो वो तो है ही ये चीज़ कि हम सब मिलके अपने अफेयर्स को रन करें।
तो अब अगर आधे लोग जो भी कंट्रीब्यूशन जो मैनेजमेंट सोसाइटी डिसाइड करे, अगर वो लोग वो कंट्रीब्यूशन ना दें तो फिर अफेयर्स तो नहीं चल सकेंगे, तो फिर अनारकी होगी। तो यही है, दोनों चीजें हैं कि गवर्न करने वाले भी अच्छे होने चाहिए, फिर फॉलोअर्स भी अच्छे होने चाहिए। सर, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हुए क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखिए, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं है, वो पूरे मुआशरे का है, जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट। और अनफॉर्चुनेटली इस ट्रस्ट में ये है कि हर आदमी किसी पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। और हर आदमी ये समझता है कि जी जो सरकार में जो भी लोग बैठे हैं या जो भी अफेयर्स को गवर्न कर रहे हैं वो अपने मफादात के लिए कर रहे हैं। तो जब ये ट्रस्ट डेफिसिट हो तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि आप आपके लिए मैनेजमेंट के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल तो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि आप एक ऐसा निज़ाम या एक ऐसे तरीके से चीज़ों को रन करें जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ कि वो लोगों का ट्रस्ट इंक्रीज़। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई पब्लिक रोल में हूँ, जो कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मैनेजमेंट है, तो मकसद जितने भी वहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं, उनको करने का एक शफ़ाफ़ियत के साथ करने का एक तरीक़ाकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई बड़ी परचेज़ करनी है, तो उसको अखबार में आपने टेंडर कॉल कर दिए। और अगर कोई छोटे से छोटी भी परचेज़ करनी है, तो वो फ़र्ज़ करें कि अगर मैं अकेला करता रहा, तो हर आदमी उँगली उठाएगा। लेकिन अगर कम से कम 7 डायरेक्टर्स हैं, कोई कोई काम कर रहा है, कोई कोई काम कर रहा है, तो उसमें फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम लोगों को पता चलता है कि यार ये काम भी हो रहे हैं और सही तरीके से हो रहे हैं, तो फिर आप पे ट्रस्ट लेवल बढ़ता जाता है। तो जैसे-जैसे ट्रस्ट लोगों का आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर सिर्फ काम पे ही फोकस करना होगा, ना कि लोगों के ऑब्जेक्शंस को एड्रेस करना। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत इम्पोर्टेंट था। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वो इट इट टेक्स लिटिल बिट टाइम के मकसद आप अपना उस ट्रस्ट को रीबिल्ड करें। तो जैसे लोगों की बहुत छोटी-छोटी से मसाइल होते हैं और अगर आप उनको एड्रेस कर दें, तो मकसद फिर एक ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिस तरह से हमने शुरू में सोसाइटी को एनहांस स्टार्ट किया, तो वहाँ पे सबसे बड़ा एक मसला ये था कि क्योंकि बहुत सारे प्लॉट खाली होते थे, तो वो वीड्स और वो इतनी ग्रो कर जाती थी कि आप जहाँ पे भी जाएँ, ना गुज़रने का रास्ता, ना क्या। तो ये पहला काम था जो हमने किया कि एक टीम रेज़ की, जो डेली बेसिस पे ये काम करती थी, ये वीड्स रिमूव करती थी। और दूसरा ये कि जो हमारे वर्कर्स थे, उसको हमने 2 चीज़ें इंश्योर की कि ग्रीन कलर की या येलो कलर की वो एक वेस्ट कोट उन्होंने जो होती है विजिबल होती है फ्लोरेसेंट लाइट्स के साथ, और एक टोपी। तो हर आने जाने वाला देखता था कि भाई ये देखें, ये तो सोसाइटी काम कर रही है। अच्छा, फिर इस तरह से हमारे अक्सर जो छोटी-छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनमें आप चले जाएँ तो प्रॉपर स्ट्रीट मैपिंग या हाउस नंबरिंग नहीं हुई हुई होती। तो इस तरह की चीज़ें हमने की, तो हर घर में एक नंबर साइन लगा दिए, तो लोगों को लगा कि बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हो रहा है काम। फिर जिस तरह से और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ थे कि हमारी सोसाइटी में कोई पब्लिक पार्क्स नहीं थे। पब्लिक पार्क्स का मतलब नहीं होने का मतलब ये है कि वो जो नक्शे में तो थे, लेकिन एग्ज़िस्ट नहीं करते थे। अब अगर आप ये कहें कि जी एक पब्लिक पार्क बनाने के लिए तो आपको बहुत बड़ा पैसा चाहिए, तो ऐसा नहीं है। मकसद यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेरी एट अ वेरी स्मॉलर स्केल। जैसे मुझे याद है कि हमने सबसे पहले एक बिल्कुल मॉडरेट सी बाउंड्री क्रिएट की कि जी दिस दीज आर द आउटर बाउंड्रीज ऑफ दिस पार्क, और फिर उसमें अंदर से एक वॉकिंग ट्रैक टाइप बना दिया। फिर वहीं पे छोटे-छोटे पौधे ग्रो करना शुरू कर दिए। तो आज आप जाएँ अगर आफ्टर लाइक अबाउट 10-12 इयर्स दैट सिंस वी स्टार्टेड दिस वर्क, तो यू विल बी अमेज्ड कि वो माशाल्लाह इतना अच्छे एक प्रॉपर पार्क में डेवलप हो चुका है। और उसमें एक कल्चरल चेंज भी अब आपको ऑब्जर्व करेंगे
कि ना सिर्फ के मर्द हजरात लड़के लड़कियां वहाँ पे वॉक करती हैं, बच्चे वहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, जिसका तस्वुर वहाँ पहले नहीं था। जिसका तस्वुर पहले वहाँ पे नहीं था। सर, आपने खासी कम रिसोर्सेज में काम किया, कुछ और मुझे सिग्निफिकेंट ऐसे डिफरेंसेस बताइए, या मुझे ये बताइए कि आपने जब चार्ज अज्यूम किया था तब क्या सूरत हाल थी, एंड वंस यू लेफ्ट फिर क्या सूरत हाल? अच्छा देखें, उसके लिए तो जैसे मैंने कहा कि अगर आदमी ये थोड़ी एफर्ट करे कि लोगों को ये बावर कराए कि ये कंट्रीब्यूशन है जो आपने देनी है, ठीक। और ये हमेशा एक टू वे ट्रैफिक होता है। लोग देखते हैं काम हो रहा है तो उनका दिल चाहता है आपको कंट्रीब्यूशन करने का। जब वो देखते हैं कि यार पैसे शायद ज़ाया हो जाएंगे तो वो नहीं देते। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से जब वो ट्रस्ट बिल्टअप हो गया। अच्छा, फिर एक और चीज़ होती है कि आपको फैसिलिटेट करना होता है लोगों को इस प्रोसेस को करने में। अच्छा, फॉर एग्जांपल के एक आपने एक अगर खत लिखा हर मेंबर को कि भाई आपके ये ड्यूज हैं, तो एक तरह से उसकी याद दहानी हो गई। फिर उसको ये भी बता दिया कि भाई देखिए ये अकाउंट नंबर है, आप इसमें डायरेक्ट ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ये करके स्क्रीनशॉट हमें भेज दें तो हम आपका अकाउंट स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो लोगों के लिए और आसानी हो गई, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो जो आदमी वहां पे प्लॉट ओन कर रहा है वो उसी जगह पे रह भी रहा हो, कोई सारे मुल्क में फैले हुए हैं, तो वो कन्वीनियंस का एक फैक्टर हमने क्रिएट किया। अच्छा, उसके बाद उसके अलावा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें देखें कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, उनमें बहुत ज्यादा अमेनिटी प्लॉट्स होते हैं। और हमने ये कोशिश की कि ऐसे इदारे जो जिनका काम ही है, फॉर एग्जांपल टीसीएफ का मिसाल ले लें, क्योंकि टीसीएफ का काम ही है कि वो मुखय्यर हजरात से बड़ी बड़ी डोनेशन रेज करते हैं और फिर उनके नाम पे एक स्कूल सेटअप कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई स्कूल सेटअप करने के लिए उनको एक अच्छी जगह तो चाहिए ना। बिल्कुल। तो हमने उनको ऑफर की कि भाई ये आप आ जाएं यहाँ पे स्कूल खोलें। तो सबसे पहले जो है वो वहाँ पे जो टीसीएफ का 1000th स्कूल था वो हमारी सोसाइटी में बना, और आज आप जाएं वहाँ पे 500-600 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ बहुत बड़ा मकसद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक लैंड थी लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं वहां पे स्कूल बनाऊं। तो अब ये जरूरी नहीं है कि क्योंकि स्कूल सोसाइटी के लिए बनाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनानी, फिर उसको रन भी करना है। तो बेहतर नहीं है कि आप किसी ऐसी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट कर लें। अच्छा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि हैंड्स है, जो कि वेरी फेमस डॉक्टर गफार बिल्लू साहब हैं, उनकी एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से। तो एक हमने प्लॉट उनको एलोकेट किया। फिर इसी तरह से हमारे पास 2 हॉस्पिटल के प्लॉट्स थे, तो वो हमने इंडस हॉस्पिटल ट्रस्ट को एलोकेट किए। और काफी अरसे के बाद, क्योंकि उनकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं कि वो भी फंड रेजिंग और इसमें उनको टाइम लगता है, बट अब अबाउट 10 years आफ्टर वी गेव देम द लैंड, उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन किस्म का क्लिनिक अपना वहाँ पे शुरू कर दिया है। वहाँ पे रोजाना 100-150 जो अड़ोस पड़ोस के गरीब गुरबा लोग होते हैं वो आते हैं, उनका बिल्कुल फ्री इलाज होता है। फिर ये है कि आप देखेंगे उसने एक एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट की। उस क्लिनिक में कम से कम 2 से 3 डॉक्टर्स हैं, फिर इसी तरह से नर्स एड हैं, फिर सपोर्ट स्टाफ है, तो बहुत ज्यादा। तो ये मगर इस तरह से। अच्छा, इसी तरह से फिर हमारे पास कुछ मस्जिदों के प्लॉट्स थे। अब मस्जिदों के प्लॉट्स के लिए लेने वाले तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन उनका एक तरीका ये होता है कि वी विल रेज फंड्स एंड देन वील बिल्ड द मस्जिद। तो आपने देखा होगा कि साला साल में वो मस्जिदें बन नहीं सकती, क्योंकि जब तक कि कोई बड़ा आपके पास डोनर ना हो तो ये आप कर नहीं सकते। तो इसी तरह से जो हमारे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के हैं मौलाना बशीर फारूकी साहब, तो उनको उनके पास में गया, उनको फिर मैं लेकर आया अपनी सोसाइटी में, और उन्होंने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया। तो मैंने तो ये देखा है कि जब आप कोई भी काम नेक नियति से करना चाहें तो एक तो अल्लाह ताला की मदद आपके साथ शामिल हो जाती है, और फिर जो लोग हैं वो भी बहुत जल्दी आपकी जो इंटेंशंस को है वो जज कर लेते हैं। तो वो जब लोग देखते हैं कि यार ये बिल्कुल एक सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए, जनरल पब्लिक की वेलफेयर के लिए किसी भी किस्म का कोई काम हो रहा हो, तो वो अपना हिस्सा उसमें डाल लेते हैं। एंड आई थिंक दिस वाज द पंच लाइन
वंडरफुल। कि जो कैपिटल डेवलपमेंट्स थी या जो हमें रिक्वायर्ड थी इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग अमेनिटीज, क्योंकि अब जाहिर बात है कि एक सोसाइटी आबाद कब होगी, ठीक है ना, जो ये तो बेसिक चीजें हैं बिल्कुल सर। कि स्कूल होना हॉस्पिटल हॉस्पिटल। चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, पब्लिक पार्क होना चाहिए। तो अगर ये चीजें नहीं होंगी तो मकसद फिर लोगों के लिए दिक्कत होगी। तो इन्हीं चीजों की वजह से फिर आपकी जो रियल एस्टेट की वैल्यू है वो भी इन्हीं अब अमेनिटीज की वजह से एनहांस करती है। तो मेरा ख्याल है ये दिस दिस इज व्हाट मैंने कोशिश की। बहुत खूब। सर आपको मैं 2 क्रेडिट्स दूँगा, एक तो इन कोशिशों के और दूसरे ये जो आप बता रहे हैं कि 10 साल बाद भी चीज़ें बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। बिकॉज़ हम अक्सर देखते हैं कि शायद अच्छे नियत से, अच्छे इरादों से चीज़ बन ज़रूर जाती है और उसके बाद वो फ़ॉलो-अप नहीं रह पाता। सर हाउ डिड यू एंश्योर दिस? कोई वॉचडॉग लगाया? हाउ हाउ डिड यू मेक श्योर कि जी चीज़ें उसी ट्रैक पर चलती रहें? देखें उसमें अब इसके दो चीजें हैं। हुँ, एक तो देखें जब भी इस तरह की कोई क्रेडिबल पार्टी आपने इंट्रोड्यूस हुँ, कर दी, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को मैनेज बिल्कुल। करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। हुँ, हुँ, अच्छा, दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि जो सोसाइटी में डिफरेंट डेवलपमेंट के काम किए, जैसे मैं जब हम वहाँ पे काम हमने स्टार्ट किया तो हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो पोर्टेबल वाटर का था। हुँ, अब आम तौर पे छोटे शहरों में या इवन कराची में आपके जो गवर्नमेंट इदारे ही हैं जो ये पानी का, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपलिटी है, टाउन कमेटी है, हुँ, तो वहाँ पे उनके भी अपने मसाइल हैं, बजट्स नहीं है, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर सकते। तो बजाय इसके कि मैं ये सोचता कि जी हम उन्हीं के पीछे पड़े रहें, ठीक। हमने उनके साथ एक अरेंजमेंट किया। हमने कहा कि हुँ, भाई देखें ये सारी चीजें तो आप कर रहे हो, ये आप कर नहीं पा रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि वी क्रिएट अ पैरेलल स्ट्रक्चर। वाह! तो हमने उनके साथ ही अपनी सोसाइटी के लिए एक पंपिंग स्टेशन बनाई, उसमें पंपिंग मशीनरी सारी लगाई, सारी जो है वो पूरा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जो जहाँ पे वाटर डिपॉजिट्स होते थे जिनको हम तालाब कहते हैं, वो हमने उनके यूज किए। फिर जब पानी जो रेज करना था, क्योंकि बिल्कुल। तो वो वहां पे एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, वो भी जो अवेलेबल था उसको हमने यूज किया। और इनके साथ हमने ये अंडरस्टैंडिंग की कि भाई आप हमें इजाजत दे दें, हम ये यहाँ पे बना लें, और इसकी बिजली का खर्चा जो है वो म्युनिसिपल खुद ही दे, क्योंकि ये बहरहाल आप ही की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। ये तो 60-70 लाख रुपए जो हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक उस वक्त अच्छे लोग थे जो टाउन हमारे को देख रहे थे, हुँ, हुँ, उनको ये बात समझ में आ गई और उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। फिर उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए एक काम था जो मैंने मैंने किया और उसकी वजह से वो बहुत सस्टेन की। कि देखिए वहां पे पंपिंग के लिए अगर मोटर को ऑपरेट करने के लिए अगर हम कहते हैं कि हम अपना अलग से स्टाफ लगाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि मुझे 2-3 लोगों की तनख्वाह देनी पड़ती। तो इंस्टेड जो वहां पे म्युनिसिपल का जो स्टाफ था उनके साथ हमने एक अंडरस्टैंडिंग की कि उनका जो इंचार्ज था उनको हमने कहा कि भाई हम आपको एक बंदे की सैलरी हर महीने सोसाइटी दिया करेगी, आधी उसमें से आप रखेंगे, बाकी आधी जो है वो जो लोग ये एक्चुअल पंपिंग का काम करते हैं हुँ, हुँ, तो इसके साथ आप ऑपरेट करें। तो वो एक तरह से उनके लिए विन विन सिचुएशन कि हुँ, भाई उनको तनख्वाह अपनी मिल रही थी, ये एक एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया। अच्छा, फिर उन लोगों के लिए भी बड़ा ये परेशानी का सबब होता था कि रोजाना लोग उनको जो है वो फोन ही करते थे कि पानी नहीं आ रहा, और हुँ, हुँ, उसको बुरा भला भी कहते थे। तो उन्होंने कहा कि यार ये हमें एक चीज बना के दे रहे हैं जिससे हमारा सर का दर्द भी खत्म हो जाएगा, हमारा जाती मफाद भी हो जाएगा। तो एक बिल्कुल प्रॉपर टर्म्स में एक लफ्ज इस्तेमाल हम करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ, हुँ। तो अल्दो के सोसाइटी इटसेल्फ इज अभी इज प्रभाव है। इज 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 नॉट अ पब्लिक एंटिटी, हुँ, हुँ, बल्कि इसको कहेंगे एक तरह से ये पार्टनरशिप का एक मॉडल है कि हुँ, कुछ काम हमने किया, कुछ काम उन्होंने किया। हुँ, तो बस इस तरह से वो फिर चल रहा है, चलता रहा है, अभी तक चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। सर पार्क के हवाले से अर्ज़ करें, पार्क को कैसे आपने सस्टेन करवाया? देखें पार्क का ये था कि बिकॉज़ हम मुझे अक्सर देखते हैं सर पार्क्स तो कराची में भी बहुत सारे हाँ, बने थे। हाँ। दे टर्न टू रबल इंटीरियर ओनली। हाँ, नहीं, अब उसमें ये है कि देखें मैंने उसमें कोई ग्रीन ग्रास नहीं लगाई थी, ओके, क्योंकि ग्रीन ग्रास को लगाना मेंटेन और उसको मेंटेन करना इज़ नॉट एन ईज़ी जॉब। तो हमने ये किया कि पहला काम तो ये किया कि अराउंड द बाउंड्री वॉल एक 1.25 इंच डाया की पानी की पाइप डाली हुँ, और उसमें हर 20-20 फुट के वाह! बाद एक नलका दिया। वाह, वाह!
तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमने गार्डनर रखा उसके पास अगर 20-30 फुट का पाइप है तो वो हर पौधे को पानी दे सकता है। फिर हमने ये किया कि कुछ जैसे लैंडस्केपर्स के साथ डिस्कस करके और एंगेज करके कुछ पोर्शंस में कोई एक कॉर्नर बनाया, एक कॉर्नर बनाया, प्लांट्स थोड़े अच्छे लगाए, तो दो दैट पार्क बेसिकली हैज अ गुड वॉकिंग ट्रैक एंड सीटिंग एरिया जहाँ पे बेंचेस वेंचेस हैं, लोग आए बैठ सकते हैं, एक वॉशरूम है जहाँ पे लेडीज का अलग, जेंट्स का अलग, वो वॉशरूम यूज कर सकते हैं। और फिर उसमें हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाई ताकि मगरिब के बाद जो है वो स्ट्रीट लाइट्स यूज कर सकें। अब स्ट्रीट लाइट्स में भी हमने कोशिश ये की कि वो एलईडी लाइट्स लगाई, लो हाइट बट एलईडी लाइट्स। तो अगर आप हाई लॉन्ग हाइट में लॉन्ग पोल्स लगाएंगे तो उसका कॉस्ट बढ़ेगी, और फिर उसमें उतनी ज्यादा लाइट आपको चाहिए ताकि वो पार्क को रोशन करे। तो मकसद ये है कि ये बिल्कुल इस तरह से है कि छोटी छोटी चीजों को आप ये सोचें कि हम इकोनोमाइज कैसे करें। उस वक्त तो हमारे पास सोलर नहीं था, वरना यकीन आप शायद सोलर की तरफ भी जाते। हाँ जी, देखें सोलर को हमने एग्जामिन किया था उस वक्त, अच्छा। लेकिन वो उस वक्त मैंने ये देखा कि अगर एक सोलर लाइट का पोल लगाया जाए तो उस पर तकरीबन 1.25 लाख रुपए का खर्चा है, जबकि ये जो हमारा पोल था ये 15 से 20 हजार रुपए में हमें कॉस्ट कर रहा था। तो और चूंकि एनर्जी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन सोलर वहां पे ज्यादा फिजिबल है कि जहाँ पे आपके पास ग्रिड अवेलेबल नहीं है। और आप देखें हमारे पूरे शहर में जो म्युनिसिपल कमेटी ने जितने भी सोलर पोल्स लगाए वो फेल हो गए। वो इसलिए फेल हो गए कि सिर्फ सोलर लगाना नहीं होता ना, फिर उसकी क्लीनिंग करनी होती है, फिर उसके लिए आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो हमने उस वक्त उसको फीजिबल नहीं समझा। और मेरा ख्याल है कि मेरे हिसाब से वाइज डिसीजन नहीं था। बिल्कुल सर। सर एक बड़ा चैलेंज आता है जब भी हम किसी से भी बात करते हैं, वो हमेशा कहता है कि जी सब लोगों को एक पेज पे जमा कर लेना, सबको एग्री करा लेना इज़ ऑलवेज़ अ प्रॉब्लम। डिफरेंट माइंडसेट्स हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। टू ब्रिंग देम टू वन पेज इज़ अ रियली हार्ड नट टू क्रैक। सर जितनी बातें आप बता रहे हैं, दिस सीम्स के आपको शायद ओबीडियंस बहुत ज़्यादा सामने से मिली, या आप शायद बहुत अच्छे से लोगों को एग्री करा लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं। व्हाट्स द वे आउट ऑफ इट सर? देखिए पहली बात तो जो आदमी भी किसी भी स्टेट ऑफ अथॉरिटी में या किसी भी पोजीशन में है, तो मेरा ख्याल है उसको पहले तो खुद ये समझ लेना चाहिए कि हर आदमी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपके साथ कभी भी मैच नहीं कर सकता। ठीक ठीक है, तो यू हैव टू एग्री टू डिफर। ओके। ठीक। तो अब आप देखें कि जिस तरह से जो सोसाइटीज का फ्रेमवर्क होता है, अगर उसमें 7 डायरेक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली it has to be, four have to be on one side and 3 on the other side to be able to decide something. लेकिन देखें अब उसमें अगर आप इसको इस तरह से चलाएंगे कि जी मैं 4 हूं तो मैं जो चाहूं वो कर लूं, 3 अलग हैं तो उनको छोड़ लें, तो आपको हमेशा एक बड़ा एक हेल्थी बैलेंस रख के चीजों को चलाना पड़ता है। कुछ वो लोग जो आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं, कभी उनकी बात मान लें, कभी अपनी बात उनको मनवा लें। तो फिर जब तक मैंने मैंने आपसे शुरू में जो हमने बात स्टार्ट की थी ना कि ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है ट्रस्ट का। जिस वक्त आप ये ट्रस्ट क्रिएट करने में कामयाब हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखें ना जिस तरह से हर महीने ना सिर्फ हमें मीटिंग करनी होती थी, बल्कि उस महीने से पहले एक आपको जो है वो पूरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी हर महीने की बनानी होती थी। और मेरी ये कोशिश होती थी, क्योंकि हमने ये तय किया हुआ था कि हम हर महीने का जो सेकंड सैटरडे होगा उसको मगरिब की नमाज के बाद हम मीट वो करेंगे। सर क्या ठीक। रीजन मगरिब की नमाज के देखें उसकी वजह ये थी कि अल्दो के सैटरडे और संडे छुट्टी होती थी, मैं बेसिकली सैटरडेज और संडेज पे ही वहां पे काम करता था। तो जो सैटरडे का दिन होता था वो मैं अपने दफ्तर की चीजों को देख लेता था, जो विजिट्स करनी होती थी वो कर लेता था। और मगरिब का एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें हर आदमी अपने, किसी ने कोई कारोबार करना है, कोई दफ्तर जाना है, कुछ करना है, तो वो मगरिब के बाद आ सकता है। और मगरिब का ऐसा एक टाइम है कि आपने ये नहीं कहा कि, क्योंकि मगरिब की नमाज बहरहाल हर आदमी पढ़ता है, तो वो पढ़ के फिर हमने वो टाइम रखा हुआ था, तो हम उस टाइम पे मिल जाते थे। तो मैं बता ये रहा था कि वो जो मीटिंग होती थी कि जैसे आपका एक महीना खत्म हुआ तो अब आप, मेरे पास 2 हफ्ते होते थे।
तो जो पहला हफ्ता होता था, उसका जो फ्राइडे होता था, उस वक्त मैं मेक श्योर करता था कि जो हमारी सोसाइटी की जो ऑफिस सेक्रेटरी या जो अकाउंटेंट्स ये हैं, ये मुझे कंप्लीट एक अकाउंट्स बना के भेजें, बना के दें। तो फिर हम एक एजेंडा फ्रेम करते थे कि भाई ये एजेंडा है अगले हफ्ते की मीटिंग का, उसमें ये एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको हमने अप्रूव करना है। और उसमें एक मैं लफ्ज डालता था कि भाई ये एक्सपेंडिचर्स, उसके तमाम वाउचर्स, ये सारे सोसाइटी ऑफिस में मौजूद हैं। जब भी डायरेक्टर इनको एग्जामिन करना चाहे तो वो सैटरडे की मीटिंग से पहले पहले ऑफिस आवर्स में जाके और उसको देख ले, और देख के फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो रेज करें, बजाय इसके कि आप ये कहें कि नहीं जी इस पे तो खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है। अब आल्दो के हमने एक सिस्टम बनाया हुआ था कि कोई भी मेजर प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने पार्क में काम किया, तो हमने एक एस्टिमेट किया कि भी 1,00,000 1,50,000 रुपए की पाइपिंग का काम होगा, मैसनरी वर्क होगा, तो हमने एक 4-5 लाख रुपए का एक विंडो अप्रूव कर ली, और फिर खर्चे उसी में से होते थे। तो जनरली ओवर शूट नहीं करते थे, लेकिन कभी ओवर शूट कर भी जाते थे तो लोगों को पता होता था। अब ये देखें, ये जो तरीका था कि एवरी डायरेक्टर हैड द एक्सेस टू वॉट एवर हैज बीन स्पेंट इन द प्रीवियस मंथ, और प्लस मेरी ये कोशिश होती थी कि जब भी हम कोई 50,000 से ज्यादा की कोई भी परचेज कर रहे हो तो मैं 2 डायरेक्टर्स को कहता था कि भाई आप जाएं जाके ये करके। आप यकीन करें कि 2 दफा तो लोग गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये तो कहीं चीज जाने की परेशानी भी करो, फिर पेट्रोल भी अपनी जेब से भरो, दूसरे नहीं भाई अब आप खुद ही करते रहे। तो ये बेसिकली अगेन इट बॉइल्स डाउन टू हाउ यू आर एबल टू क्रिएट अ ट्रस्ट। अच्छा, फिर ये है कि लोगों को नजर भी तो आ रहा था, को नजर आ रहा था कि भाई पिछले हम गंदगी में बैठे थे, आज सफाई हो गई, आज हमारे घरों पे नंबर साइंस लग गए, आज सड़कों के साइंस लग गए, आज एक पब्लिक पार्क बन गया, पानी का मसला हल हो गया। तो आई थिंक दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट पीपल वांट। सर एक है ना, और एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि जी पहले भरोसा हो तो मैं पैसे दूं, आप कह रहे हैं कि जी पहले पैसे दें तो मैं आपका भरोसा जीत सकूं। देखें, बात यह है कि मैंने जैसे आपको लोग यही मसला टैक्स में भी, पूरा मुल्क में टैक्स के हवाले से भी यही कंफ्यूजन रखते हैं। लेकिन टैक्स का पर्सपेक्टिव तो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है ना, लेकिन जितना छोटा कुंबा उसको मैनेजमेंट उतनी आसान। इसी तरह से देखें, जो स्टेट है ना, जी जी, उसको कहते हैं कि स्टेट की एक डेफिनेशन ये है कि स्टेट इज अ फैमिली रिट लार्ज, कि एक फैमिली है जिसमें बाप है, बीवी है, 3 बच्चे हैं, तो उसी को अगर बड़ा कर दें तो वो स्टेट है। तो देखिए, हमारा तो एक बहुत छोटा सा स्कोप था, और ऐसा थोड़ी था कि हमने जब वहां पे मैनेजमेंट को टेक ओवर किया तो उसमें अकाउंट में कोई पैसे नहीं थे, अच्छे खासे पैसे थे, अच्छे खासे पैसे थे। तो पहला काम तो यही हमने किया ना कि छोटी छोटी चीजें करके, छोटे छोटे खर्चे करके एक ट्रस्ट को रीगेन किया। फिर मुझे याद है कि मैंने वहां पे बाकायदे एक रिकवरी ऑफिसर लड़का एक रखा था, बहुत अच्छा लड़का था, उसको हमने एक बेस सैलरी दी थी। फिर हमने उसे कहा कि भाई इससे ज्यादा जो आप रिकवरी करोगे उसका इतना परसेंटेज भी हम आपको देंगे। तो अगर उसको उस वक्त 15,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही थी, तो ऑन एवरेज वो 5, 8, 10 हजार रुपए वो अपने इंसेंटिव से भी बना लेता था। अब वो बच्चा करता क्या था, क्या ना, वो ये दिस इज अ साइंस, यू हैव टू डू, मैनेजमेंट इज अ साइंस। एब्सोल्युटली। वो बच्चा क्या करता था कि बैठ के टारगेट करता था कि जी देखें ये आदमी है, क्योंकि लोकल नहीं है ना सारे लोग, हाँ ये बंदा तो है, इसको मैं फला जगह मिल सकता हूँ, इसको फला जगह मिल सकता हूँ, इसको फला जगह मिल सकता हूँ। तो वो इस तरह से अच्छा, फिर ये देखें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, अनफॉर्चुनेटली जिसको हम फॉलो नहीं करते। वो स्ट्रक्चर ये है, ये लॉ कहता है कि जब तक आप अपनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को फुलफिल ना करें, सॉरी, जब तक आप अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल ना करें तब तक आप राइट्स क्लेम नहीं कर सकते। मीनिंग देयर बाय कि आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप सोसाइटीज की ड्यूज पे करें, और आपका राइट ये है कि आप उसकी के मेंबर रहें और आप उसके जो है वो मैनेजमेंट में उसका हिस्सा बन सकें। तो आइडियली जब ये डायरेक्टर्स की सिलेक्शन का वक्त आता है तो कोई भी ऐसा आदमी जो डिफॉल्टर है वो नहीं बन सकता। तो वो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, वो लड़का लोगों को बताता था कि यार देखें, अभी आपको अगर अपने अलॉटमेंट ऑर्डर की कॉपी चाहिए होगी तो वो मिल नहीं सकेगी जब तक ड्यूज नहीं दोगे, छोड़ दोगे तो साला साल के इकट्ठे हो जाएंगे, मेनी थिंग्स लाइक दैट।
तो ये इस तरह का वो You rightly answered the question that obligations come first and then you claim. then you claim the right. Wonderful, sir. सर क्या सेल्फ रेवेन्यू जनरेशन पे कोई हाउसिंग सोसाइटी जा सकती है? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि बेसिकली ये है ही म्यूचुअल कोऑपरेशन, जी तो इसमें कोई बाहर की इमदाद तो आ ही नहीं सकती, आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ जब रेवेन्यू से मेरी मुराद ये थी हाँ कि चले एक तो आप हर किसी से ड्यूज कलेक्ट कर रहे हैं, फाइन, मगर लेट सपोज मैं ऐसी मेरे जहन में एक आइडिया है, आई थॉट टू शेयर। लेट सपोज कि आप एक रोडों के साइड पे आप मास प्लांटेशन करना शुरू कर दें, इवेंचुअली वो जो भी उसमें से पौधा निकलेगा, यू सेल इट एंड समथिंग आउट ऑफ इट। ये मैं बहुत अपने छोटे दिमाग से बहुत छोटी मिसाल की बात कर रहा हूँ, शायद इसी को आप बड़े दिमाग से बड़ी कुछ एग्जाम्पल सोच सके। तो क्या कोई इस किस्म का काम कर सके थे या कोई इस कदर काम मुमकिन है? नहीं, वो तो देखे ना, डिपेंड ये करता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके पास कभी कभार कोई अनअलोकेटेड लैंड भी होती है, और तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं। अच्छा, मैंने अपने तौर पे एक और, अभी आपने जो सेल्फ जनरेशन की बात की तो मुझे याद आया कि आप देखें कि जब नक्शा बनता है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ जो पूरी लैंड सोसाइटी को अलॉट हुई होती है, वो 200 एकड़ है, 300 एकड़ है, उस पे बनता है। लेकिन जब आप नक्शे पे एक्चुअल मेजरमेंट करने जाते हैं तो अक्सर चीजें या बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं। तो कम होने की सूरत में तो मकसद हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन मैंने ये पूरा एक सर्वे किया कि कौन कौन से कॉर्नर प्लॉट हैं जिनमें हमारे पास एक्स्ट्रा लैंड अवेलेबल है। ठीक, अब फर्ज करें कि उस वक्त अगर 10,000 या 15,000 रुपए गज लैंड मार्केट में सेल हो रही थी, तो मेरे पास किसी प्लॉट के पास अगर 50 गज एक्स्ट्रा है तो मैं उसको 10,000 में तो वो मेरे से नहीं लेगा, लेकिन वो 50 गज मैं किसी को बेच भी नहीं सकता। तो हमने उनको इंसेंटिव दिया कि भाई आप 2,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड सोसाइटी को पे कर दें, हम आपका अलॉटमेंट ऑर्डर रिवाइज कर देते हैं। तो वो जिसका 400 गज का प्लॉट था उसको 450 का होके मिल गया, हमें 50 गज के अगेंस्ट 1 लाख रुपए मिल गए। फिर इसी तरह से मुझे याद है कि एक ऐसा प्लॉट था हमारे पास जो एक जिसमें एक कब्र थी। तो वो नक्शे में उन्होंने पूरा 400 गज का प्लॉट को उन्होंने दरगाह कह के और रखा हुआ था। तो हमने ये किया कि वो जो दरगाह थी उसका जो एक पोर्शन था 50 गज 60 गज जो भी उसकी एक बाउंड्री वॉल दे के बाकी 350 गज को हमने ऑक्शन कर लिया। मुझे अच्छी अभी तक याद है कि उसमें बड़ा एक हैंडसम अमाउंट से हमें मिला। तो अच्छा, फिर अगर फर्ज करेंगे जिस तरह से सोसाइटी में अक्सर और अगर कोई भी सारी चीजें एलोकेट हो भी गई हो तो भी सोसाइटी का ऑफिस होता है। मतलब जो हमारा सोसाइटी का ऑफिस है वो भी तकरीबन आधे पौने एकड़ पे था, तो अब उस पे तो एक छोटा सा दफ्तर बना हुआ था। अब अगर इसमें कोई आदमी कोई अच्छा खासा कोई बड़ा कोई फंड्स वंड्स रेज करके कोई प्लाजा बना ले तो देन यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ रेंटल इनकम एज वेल। तो ये मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, छोटे छोटे स्केल पे हो सकती हैं, लेकिन प्रिंसिपली इट इज द कंट्रीब्यूशन दैट कम्स फ्रॉम मेंबर्स। तो अब उसमें मकसद जो है वो आप ये भी कर सकते हैं, अक्सर सोसाइटीज ये करती हैं कि नॉन यूटिलाइजेशन चार्ज लगा देती हैं। कि फॉर एग्जांपल अब जैसे हमारी सोसाइटी 1980 में बनी तो उन्होंने एक रीजनेबल टाइम दिया, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए लोग अपने घर बना लें। लेकिन अगर लोगों ने घर नहीं बना रहे तो उस पे वो नॉन यूटिलाइजेशन चार्ज लगा देते हैं। तो फिर अगर कभी किसी वक्त आपको वो प्लॉट अपना बेचने की जरूरत पड़ी तो फिर सोसाइटी कहती है पहले हमारे ड्यूज दो फिर बेचो। तो इस तरह की मकसद ये आई थिंक अच्छा फिर ये होता है कि ट्रांसफर फीस होती है, सबसे बड़ा रेवेन्यू वो होता है। तो जैसे जैसे लैंड वैल्यूज बढ़ रही हैं तो आप अपनी ट्रांसफर फीस को थोड़ा एनहांस कर सकते हैं। तो रेवेन्यू तो इन्हीं चीजों से जनरेट होता है। सर कचरा एक बड़ा मसला है मेरे शहर का, इतने बड़े शहर होने के बावजूद, इतने रिसोर्सेज के बावजूद इतना प्रॉब्लमेटिक है। आपने इसको कैसे इतनी आसानी से हल कर लिया था? इस पे काफी काम किया। काम इस तरह से किया कि जो आपने देखे होंगे कि अक्सर केमिकल के ड्रम्स आते हैं ना, 200 लीटर का बड़ा ड्रम, ठीक सर। उस वक्त हमने कोई 150 इस तरह के ड्रम्स मुख्तलिफ लोकेलिटीज में लगाए और उनको नंबर किया। और फिर एक जिस तरह से ये साजगार का रिक्शा आता है ना, तो वो रिक्शा आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ जो है ना वो डाले के साथ रिक्शा ले लें। तो हमने वो ले लिया। और जो हमारा वैसे जमादार था उसको मोटरसाइकिल तो चलाने आती थी, उसको हमने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देके और
वो कहा कि भाई ये अब तुमने कचरा सारे ड्रम्स को साफ करना है। अच्छा, फिर उसका भी ना हमने एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया। मुझे याद है कि अगर 120 ड्रम थे तो एक शीट पे हमने 120 नंबर्स लिख दिए। हम्म। तो उसको हम सिर्फ ये कहते थे कि ये शीट पे जो तुमने ड्रम खाली आज के दिन में करना है ना, उसको क्रॉस करके दफ्तर में जमा कराना है। तो टेक्निकली अगर वो 30 ड्रम भी एक दिन में खाली करे तो हर हफ्ते वो ड्रम खाली होता था, हर हफ्ते ड्रम खाली हो जाता। और फिर वो ले जाके जो नियरेस्ट लैंडफिल साइट होती थी उसमें डालना था। हम्म। तो आप इमेजिन करें कि 200 एकड़ की कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो और उसका सॉलिड वेस्ट 25 से 30 हज़ार रुपए महीने में मैनेज हो रहा हो, तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा और क्या एफिशिएंसी आप Absolutely. एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन इट इज एन इम्प्रोवाइज्ड सोल्यूशन Absolutely. कि जाहिर बात है And very कि less resources, very little with limited solutions. resources making use of your human resources। अब वो देखें ना, वो जो आपके पास एक आदमी काम कर रहा है हम्म। उसको भी आपने कोई इंसेंटिव देना है ना। बिल्कुल। सिर्फ धौंस धमकी से आप किसी से काम नहीं करा सकते हैं। प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा इंसेंटिव देके, क्योंकि हर आदमी की के इश्यूज हैं, मसाइल हैं। हम्म। और अगर उनको कोई भी ऐसी चीज नजर आए कि हम्म। जो लार्जर गुड में भी फायदा दे रही हो, और हम्म। तो इस तरह से। सर आपकी पूरी फुल टाइम जॉब थी, 9 to 5 जॉब थी, बल्कि ये जो आपका डिस्टेंस था सोसाइटी में और आपकी रिहाइशगाह में वो भी मेरे ख्याल है 1.5-2 घंटे का होता था। सर कैसे मैनेज करते थे? और मुझे मैं इस एस्पेक्ट से पूछ रहा हूँ कि हर शहरी पर क्या-क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हैं कि वाक़ई आयद होती है और वो किस तरह पूरी कर सकते हैं और उसको क्या करना चाहिए? लेकिन जो मेरी पर्सनल मैनेजमेंट थी वो तो इस तरह से थी कि पहले हमारी सोसाइटी में का जो डे ऑफ होता था वो संडे होता था। तो मैंने पहला काम तो ये किया कि वो डे ऑफ जो था वो संडे को खत्म करके फ्राइडे कर दिया। हुँ, क्योंकि फ्राइडे तो मैं सोसाइटी में नहीं जाता था, हुँ, तो फ्राइडे मैंने उनको एक दिन की छुट्टी दे दी, सैटरडे संडे ऑफ कर दिया। अब इसका देखें हेल्थी इम्पैक्ट क्या हुआ। एक तो ये कि ये दोनों दिन मेरे पास अवेलेबल थे जिनमें मैं सोसाइटी में जाके और उसकी मैनेजमेंट को देख सकता था। हुँ, और दूसरा इसका फायदा ये हुआ कि जो लोग भी थे वो हुँ, भी तो सारे अपने अपने कामों में होते थे ना बाकी दिनों में, तो बिल्कुल। उनको पता था कि भाई ये चेयरमैन साहब भी सैटरडे को दफ्तर में होते हैं, और वो फिर ये मेक श्योर करते थे हुँ, कि सैटरडे को ही आके अपने जितने भी काम वाम होते थे वो करा लेते थे। हुँ, तो एक तो मैनेजमेंट ये है। दूसरी बात यह है कि देखें इस वक्त तो सारा काम है टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशंस का, हुँ, ठीक है हुँ, ना। तो ज्यादातर चीजें आपकी जो है वो अगर कोई ड्यूरिंग द डे भी, ड्यूरिंग द वीक भी कोई ऐसी, अच्छा फिर ये है कि देखें सोसाइटी में हुँ, जो ये डायरेक्टर्स होते हैं ना, ये बेसिकली एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपके पास एक पूरा एक मैकेनिज्म है जिसमें एक ऑफिस सेक्रेटरी होता है, एक अकाउंटेंट होता है, एक सब इंजीनियर होता है, फिर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। आपका पब्लिक हेल्थ के लिए जो वाटर सप्लाई को मैनेज करने का पूरा स्टाफ होता है। तो वो जो ऑफिस सेक्रेटरी होता है वो इंचार्ज होता है डे टू डे अफेयर्स का। हुँ, तो वही काम करते थे, हमारी गाइडेंस में करते थे। हुँ, हुँ, और वीकली बेसिस पे हम उनसे रिपोर्ट ले लेते हैं कि क्या काम किया, क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, तो वो फिर चीजें सही चलती थी। और फिर ये है कि मेरे पास 2 दिन होते थे, सैटरडे संडे, तो मैं कोशिश ये करता था कि सैटरडे का दिन वहां लगाऊं, संडे का दिन अपने बच्चों के साथ स्पेंड करूं। तो वो इस तरह से। क्या दूसरी बात आपने पूछी कि हर आदमी क्या कर सकते। जी। देखें, ये मैं एक यंगस्टर्स का फोरम लीड करता था किसी जमाने में, जिसमें वन समान था मीटिंग किया करते थे। तो अक्सर बच्चे जो होते थे वो मुझसे ये सवाल पूछते थे कि सर आप तो माशाल्लाह काफी सीनियर भी हैं और रिसोर्सफुल हैं, आप इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, तो क्या हम क्या कर सकते हैं। तो मैं उनको ये बताता था कि बेटा देखें, अगर आप मैट्रिक का एग्जाम पास किया हुआ है तो आप अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता या उसको हेल्प की जरूरत है, तो आप हुँ, हफ्ते में 2 घंटे उसको देना शुरू कर दो। तो जब आप ये काम करना शुरू करोगे और आप वाकई अच्छा ट्यूटर बनोगे, हुँ, तो ना सिर्फ ये कि उस बच्चे को फायदा होगा, हो सकता है मोहल्ले का बच्चा कोई आके आपको कहे कि सर मैं आपको पे कर देता हूँ, आप मुझे ट्यूशन पढ़ा दें। तो आपकी ये एक प्रोफेशनल स्ट्रीम बन गई। एग्जैक्ट। तो ये जितनी भी एक वॉलंटियरिज्म की फील्ड है ना, हुँ, इसको मैं ये कहता हूँ कि जी ये रिवॉर्डिंग है, हुँ, लेकिन ये रिवॉर्डिंग है इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल सेटिस्फेक्शन। हुँ,
और जिस तरह से आपने वो सुना होगा, पढ़ा होगा आपने जरूर, मैस्लो को। एक मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है। जी। वो क्या है कि पहली इंस्टिंक्ट इंसान की है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो यही है कि भूखा तो को रोटी चाहिए, तो दैट इज दिस समथिंग विच यू नीड। फिर इसी तरह से उसकी जो सेवेंथ स्टेज है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये है कि हर आदमी, ये इसकी ख्वाहिश होती है कि मैं हमेशा जिंदा रहूं। तो हमेशा जिंदा रहना तो मुमकिन नहीं है। तो हमेशा आप जिंदा कैसे रह सकते हैं? वो इसी तरह से रह सकते हैं कि यू डू समथिंग गुड, भले वो छोटे स्केल पे हो या बड़े स्केल में। जिस तरह से अभी हमने शुरू में जिक्र किया, डॉक्टर अदीब साहब का जिक्र किया, डॉक्टर बारी साहब का जिक्र किया, डॉक्टर गफार बिल्लू का जिक्र किया, मौलाना बशीर फारूकी का जिक्र किया। तो आपका क्या ख्याल है, इन लोगों की क्या मोटिवेशन है? इन लोगों की कोई फायदा नहीं। बल्कि डॉक्टर अदीब रिजवी ने कभी कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की। मकसद, उन्होंने अपना टोटल प्रोफेशनल टाइम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वेलफेयर की तरफ डोनेट किया। तो उनकी क्या मोटिवेशन थी? उनकी मोटिवेशन यही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी कि जी मैं ऐसा काम करूं कि मुझे हमेशा दुनिया में, जब तक दुनिया है, कायम रखी जाए। फिर डिपेंडिंग ऑन अवर फेथ एज वेल, कि ऑब्वियसली हमें ये भी एक एक्सपेक्टेशन है कि जी अल्लाह रिवॉर्ड्स द पीपल हु डू द गुड फॉर इट्स पीपल। तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि दैट इज इट। सर, एक खासा मसला हर किसी को दरपेश आता है, बल्कि जब भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नाम सुनते हैं, सबके ज़हन में एक खौफ आता है, वो होता है कब्ज़े का। जी। सर, इन चीज़ों को, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने किस तरह मेक श्योर किया और किस तरह इन चीज़ों को सेफ्टी, सिक्योरिटी इंश्योर की? और देखें, जो तो कब्जा है वो मेरा ख्याल है दो किस्मों का है। एक कब्जा तो वो है कि जो एक अनस्क्रूपुलस आदमी किसी और के प्लॉट पे आके करते, ठीक है। और दूसरा कब्जा ये है कि जो एक घर बनाने वाला खुद ही जब घर बनाने लगे तो 6 फुट आगे निकल के बना ले। ठीक सर। तो जो पहला वाला है मसला, उसमें तो एक बहुत अनफॉर्चुनेटली एक उसका प्रोसेस बड़ा लेंथी है, क्योंकि जो आदमी भी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है वो पहले कोई ना कोई कागजात मैनेज करता है, ठीक है ना, और फिर कब्जा करता है। तो अब पहले कागजात जब वो मैनेज करता है तो इसका मतलब यह है कि कोई अंदर का आदमी मिला हुआ होता है। मकसद ये ऐसे नहीं हो सकता, एब्सोल्युटली फेक नहीं होता। एब्सोल्युटली कोई भी फेक नहीं होगा। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई चीज मैनेज करता है। और उसके बाद जब वो कब्जा कर लेता है तो फिर अक्सर तो लोग हैं, किसी कोई 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 मर खप गए, कोई है नहीं, कोई दूर है, कोई मुल्क से बाहर है, तो पता नहीं चलता। जब पता चलता है तो फिर स्टेट का रोल आ जाता है, जारी बात है। उसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो सवाए इसके कि किसी भी फोरम पे अपना सही रिकॉर्ड पेश करे कि जी हमारा रिकॉर्ड क्या कहता है, उसके अलावा हमारा इतना ज्यादा रोल इसमें नहीं रहता। लेकिन जो हमारा चैलेंज था वो ये था कि अपने मेंबर्स की तरफ से भी कब्जे का प्रॉब्लम होता था। वो एक माइंडसेट है, हर आदमी कहता है कि जी ये बड़ी सड़क है तो 6 फुट आगे निकाल के कर लो। जो भी एक आदमी अगर कोई एक दीवार बना ले या बनाना शुरू कर दे, तो क्योंकि सोसाइटी के पास तो कोई ऐसी फोर्स तो है नहीं, तो इसका हमने काम ये किया, हल हमने निकाला ये कि हमने अपने बायलॉज में अमेंडमेंट की। और उस बायलॉज में ये मैंने अमेंडमेंट की कि भाई जो आदमी भी इंक्रोचमेंट करेगा तो सोसाइटी उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर सकती है। और जब सस्पेंड हो जाए मेंबरशिप तो फिर तब तक आपको कोई सर्विस नहीं मिल सकती जब तक कि आप वो इंक्रोचमेंट खत्म ना करें। तो ये एक तरह से जैसे सिंध फोकलोर में आपने सुना होगा बतायो फकीर का नाम। तो बताया फकीर के घर से चोरी हो गई, तो बजाय चोर को ढूंढने के उसने जाके कब्रिस्तान में चारपाई लगा ली। तो लोगों ने पूछा भाई बताओ इधर क्या कर रहे हो? उसने कहा कि भाई भाई आखिर कहाँ जाएगा, आखिर तो इधर ही आएगा। तो बेसिकली हमने उस एक ट्रेंड को कर्ब करने के लिए एक ऐसी प्रैक्टिस की कि जिसमें हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, अभी जो कर रहा है वो कर ले, लेकिन जब हमारे पास आएगा तो फिर हम देखेंगे। अच्छा, और उसमें इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि एक दो लोगों ने को जब हमने ट्रांसफर नहीं करके दिया तो वो कोर्ट में चले गए। ऐसे तो जब कोर्ट में गए तो फिर वो सोसाइटी ने अपने बायलॉज उनके सामने रख दिए, तो फिर कोर्ट ने भी उनकी सरजनिश की कि भाई जब आपको हमने लिख के दिया है कि सोसाइटी ट्रांसफर करे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर, भाई उनका प्रोसीजर ही यही है, तुम्हारी मेंबरशिप सस्पेंड है, तुम जाओ पहले अपनी मेंबरशिप रिस्टोर करो।
तो उससे एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ कि जिससे फिर लोगों ने, जिन्होंने घर नहीं बनाए थे, तो उन्होंने भी सोचा कि यार ऐसा काम क्यों करें जिसके लिए बाद में दिक्कत हो। तो ये बेसिकली ना बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं, एक जो लोगों को सही राह पे चलने के लिए फोर्स करते हैं। बाइंड कर गलत, देते हैं। हाँ, अगर गलत आदमी को कोई तकलीफ ना हो जी जी। तो सही आदमी भी थोड़ा डगमगा जाएगा, वो कहेगा कि यार इसको कुछ नहीं हुआ तो मैं भी कर लूं। बिल्कुल ठीक सर। तो थोड़ा सा मकसद ये है कि अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि जो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ people cooperate, how you convince people, how you motivate people. तो मेरा ख्याल है कि मैंने तो लाइफ में हमेशा एक उसूल अडॉप्ट किया है, उसको मैं कहता हूँ 2 steps forward and 1 step backward। कि भाई आप 2 फुट 2 कदम आगे जाएं, कहीं पे रेजिस्टेंस आपको बहुत ज्यादा फेस हो तो 1 कदम पीछे हट जाएं। तो पीछे हटने में भी आपको ये सोचना चाहिए कि आप स्टिल 1 कदम आगे ही हैं। बिल्कुल बाबा। गुड सर। तो मकसद ये है कि दिस इज हाउ यू हैव टू गो एंड दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डू। वंडरफुल सर। सर, आप फ़र्ज़ कीजिए कि आप इस वक़्त भी अगर वो चेयरमैन होते तो लोगों की आपके सामने जो है वो डिमांड 100 के करीब होती। एक लंबी फ़हरिस्त होती जो हर कोई डिमांड कर रहा होता। आज हम पॉलिटिशियन से 100 डिमांड्स रखते हैं। मगर एज़ अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी चेयरमैन, नो मैटर एक्स चेयरमैन, आपकी क्या डिमांड्स होती थी कि लोग किस तरह रिस्पॉन्ड करें, लोगों के एटीट्यूड में फ़र्क होना चाहिए, या कोई आप भी ख्वाहिश रखती थी कि भई लोग फलाँ-फलाँ काम करें? देखिए, सबसे पहले तो मेरी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन लोगों के साथ ये होती थी कि वो कम से कम ये रियलाइज करें कि यार ये जितने भी 7 लोग हैं, या मेन चूंकि चेयरमैन का रोल होता है, वो एक वॉलंटरी आदमी है, उसको कोई सरकार सोसाइटी तनख्वाह नहीं देती है, उसको कोई डीए नहीं देती। आई सी। वो जो भी डायरेक्टर है वो एक तरह से अपने जाती टाइम से टाइम निकाल के सबकी वेलफेयर कर रहा है। तो मकसद, मेरी पहली एक्सपेक्टेशन ये होती थी कि वो इज्जत मुझे मिले, बिल्कुल ठीक। मुझे ठीक एप्रिसिएशन मिले। एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक्नॉलेजमेंट। लोग एक एक्नॉलेजमेंट हो लोगों को कि ये वॉलंटियर है। वंडरफुल। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि लोग जरा थोड़े रैशनल बिहेव करें। हुँ, जैसे अगर आप मुझे कहें कि जी ओवरनाइट चीज़ों को सही कर दें, तो ओवरनाइट चीज़ों को सही करने के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए वो हमारे पास नहीं थे। हुँ, तो वो मेरे से ना एक्सपेक्ट करें। तो मेरा ख्याल है कि ये 1-2 चीज़ें ऐसी थी। फिर ऑब्वियसली कि अपनी ड्यूज़ जो है वो पे करें। फिर यह है कि अपनी सजेशंस दें। इस प्रोसेस का हिस्सा बने। मकसद ये है कि हमारी जो हर महीने की मीटिंग होती थी वो ओपन होती थी कि कोई भी मेंबर अगर आके एज एन ऑब्जर्वर बैठना चाहे तो हमारे साथ बैठ जाए, आके देखे। क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज नहीं हो रही होती थी उन्हीं के बारे में बात कि होती। उन्हीं के बारे में, उन्हीं के, बल्कि मैंने तो ये देखा कि अक्सर 2-4 लोग कभी आ भी जाते थे तो वो हमारी चीजों में कुछ चीजों को ऐड अप कर देते कि नहीं ये चीज सही नहीं है, आप इसको इस तरह से सोचो। वंडरफुल। तो हमारे लिए तो वो फायदा। अच्छा, फिर कुछ लोग थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट के साथ भी आते हैं, वो भी थोड़ा। लेकिन अब ये देखें ना कि जाहिर बात है कि अगर फर्ज करें कि मुआशरे में अगर चंद लोग खराब हैं हुँ, तो उनकी वजह से तो फिर आप चुप करके तो नहीं बैठ सकते। तो मेरा ख्याल है यही एक स्ट्रेटजी है, यही है, और इसी पे चलना चाहिए। सर, आप एक स्कूल भी चलाते हैं जिसमें 300 बच्चे पढ़ते हैं। हम्म। दैट्स अ वेरी बिग एग्जांपल सर। उस स्कूल को चलाने के लिए आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? या हाउ इज़ दैट गोइंग? देखिए, वो भी बिल्कुल एक पूरा एक स्ट्रक्चरल स्कीम है, जिसको आप सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो कोई भी प्राइवेट सिटीजन अगर किसी भी स्कूल को अडॉप्ट करना चाहे तो आप उनको एप्लीकेशन दें और वो आप स्कूल को अडॉप्ट कर लेते हैं। हुँ, तो उसी तरह से मैंने एक स्कूल अडॉप्ट किया। और फिर जब हम मैं थोड़ा ग्रो किया तो मैंने अपने स्कोप को बढ़ाने की जब कोशिश की। चूंकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स को जब आप अडॉप्ट करते हैं तो उसमें थोड़े मसाइल भी होते हैं। एट टाइम्स टीचर्स की तरफ से रेजिस्टेंस होती है, आप थोड़ा डिसिप्लिन करना चाहते हैं तो वो मसाइल आते हैं। तो फिर हमने थोड़ा अपना मॉडल चेंज किया, हमने एक अबेंडन प्रॉपर्टी उठाई हुँ, और फिर फंड रेज करके उसको हमने एक अच्छे स्टैंडर्ड पे उसको अपग्रेड किया। हुँ, और फिर instead of asking the government to give us teacher, we ask the government to give us some annual grant. So हुँ, we get that grant, and from that grant we hire teachers.
एंड वी रन द स्कूल। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि आपने कोई भी काम करना हो तो उसके लिए एक आदमी जो उसको रन करे वो इम्पोर्टेंट होता है, तो जो हेडमिस्ट्रेस है। तो अगर आपने एक अच्छी हेडमिस्ट्रेस चूज कर ली तो फिर उसका काम है कि टीचर्स अच्छे हों, वक्त की पाबंदी करें, एग्जाम्स हों, सारी चीजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और आप ये देखें कि वो बिल्कुल एक पसमानदा इलाका है, लेकिन आप उसमें जाएं तो लड़के और लड़कियां साथ हैं, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि जी हमारे पास कोई एजुकेशन नहीं होना चाहिए। तो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ती हैं, और आप हैरान होंगे कि उसमें ऑलमोस्ट 50% लड़कियां हैं। तो आप एक ऐसे मुआशरे में जिसमें ये कहा जाए कि इंटीरियर्स में सिंध में लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते, उसी मुआशरे में आधे के करीब बच्चियां उस स्कूल में आती हैं। लेकिन क्यों? कि वो एक माहौल क्रिएट किया, मतलब उसमें सारी टीचर्स जो है वो फीमेल है, सवाए चौकीदार या इस तरह का जो स्टाफ है, माली के। और फिर ये कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। एक हमारे जो वहाँ पे कम्युनिटी के एक बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल आदमी है, उनको हमने अपना सोशल मोबिलाइजर के तौर पे एंगेज किया हुआ। वी गिव हिम सम इंसेंटिव फॉर दैट वर्क, बट ही विजिट्स द स्कूल एवरी वीक। और वो फिर जो हमारी हेडमिस्ट्रेस है वो उनको बताती हैं कि भाई देखिए वो फलां जो बंदा है उसकी बच्चा या बच्ची एक हफ्ते से स्कूल नहीं आ रही, तो देन ही इज द वन हु कॉन्टैक्ट्स। लाइकवाइज अगर उनको कोई शिकायत होती है तो वो भी उसी के पास जाते हैं कि भाई ये मसला है, ये फोकल पर्सन टाइप सोशल मोबिलाइजेशन। तो इट गोइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें स्टार्टअप एक ये होता है कि आप अपनी ना होप्स एंड एस्पिरेशंस को जितना कम रखेंगे तो उतना आपको काम करने में खुशी भी होगी और आपकी सक्सेस भी होगी। तो व्हेन आई वाज डूइंग दिस, माय ओनली इंटेंट एंड पर्पस वाज कि वो बच्चे जो बस ऐसे नंगे पांव रुल रहे हैं, उनको एक ठंडी छांव में ले आया जाए। एंड देन फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस तरह से, तो वो जाहिर बात है वो जो बिल्कुल रूरल कम्युनिटी के बच्चे कोई शायद आइंस्टाइन या न्यूटन की लेवल पे तो ना पहुंच सके, लेकिन अगर वो एक अच्छा प्राइमरी स्कूल पास कर लें, 8वीं जमात पढ़ लें, उनको बेसिक लिखना पढ़ना लिटरेसी थोड़ी बहुत आ जाए, तो वो उसको एक रीजनेबल एम्प्लॉयमेंट हर जगह मिल सकती है। क्योंकि हर जगह जरूरत है, कोई जमींदारी कर रहा है उसको भी हिसाब किताब रखना है, कोई भैंसों का बाड़ा चला रहा है उसको भी हिसाब किताब रखना है। तो आप खुद बताएं कि एक वर्कर जो जीरो लिटरेट हो और एक 8वीं जमात पास हो, तो आप जाहिर बात तो उसी को प्रेफर करें। सो एब्सोल्युटली वो एक लीडर आप हो जाता है एंड स्टेडीली वो इंशाल्लाह वो स्किल आगे बढ़ता जाएगा। सर स्कूल चाहते हैं कि कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े हो? मेरा ख्याल है कि देखें डे टू डे बेसिस पे तो चैलेंजेस काफ़ी होते हैं, लेकिन मकसद चूंकि मैं तो बिल्कुल एक सुपरविजन लेवल पर ही ऑपरेट करता हूँ, तो मुझे कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि मैं कहूँ कि ये किस काम में मैं पड़ गया हूँ, अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। बल्कि मैं जब भी जाता हूँ उन बच्चों के साथ मिलता हूँ और क्लासेस में थोड़ा बहुत जब भी टाइम होता है इंटरेक्ट करता हूँ, तो मुझे खुशी होती है उनसे। आई थिंक दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, के सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सर आपने क्या-क्या खुसूसियात अपने स्कूल में लाज़िम रखी हुई है कि भई दिस इज़ द आउटकम आई वांट, या ये चीज़ें लाज़मी ऑब्ज़र्व होनी चाहिए, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं? मतलब एनीथिंग टू एंश्योर अ गुड परफॉर्मेंस। हाँ नहीं, एक तो यह है कि अटेंडेंस आपकी 90% होना जरूरी है, और अगर वो ना हो रही हो तो फिर सोशल मोबिलाइजर उनको कहता है कि भी बच्चों को ले जाओ किसी और स्कूल में, इस स्कूल में आप इस तरह से नहीं चल सकते। तो वो चूंकि उस इलाके में सबसे अच्छा स्कूल है तो कोई भी वहां से जाना नहीं चाहता, तो वो अटेंडेंस सही रहती है। अच्छा, दूसरा यह है कि यूनिफॉर्म कि हमने रखा हुआ है वो मैंडेटरी है। वो कभी हम फंड्स रेज करके बच्चों को दिला देते हैं और कभी लोग खुद भी बनवा लेते हैं। तो वो इस तरह से तो यूनिफॉर्म का होना जरूरी है। फिर यह है कि हम हर महीने एक टेस्ट लेते हैं बच्चे का, और तो फिर इस तरह से फिर हाफ ईयरली टेस्ट, फिर एनुअल टेस्ट। तो वो जो बच्चा वीक भी होता है ना, तो वो भी खुश हो जाता है काम।
आई थिंक दिस इज इट। बाकी तो जो है हम इसको थोड़ा और ज्यादा हायर लेवल पे इसलिए नहीं लेके गए कि जैसे आप 9th 10th में जाए ना, तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स के बोर्ड का एग्जाम, फिर बोर्ड के पर्चे, फिर ये वो काफी बढ़ जाती हैं, तो उसको हमने अवॉइड करने के लिए 8वीं जमात तक ही रखा। और फिर अगर आप गर्ल्स के लिए भी देखें तो रूरल एरियाज में मेरा ख्याल है कि 5वीं जमात बच्चों को पढ़ा लें तो भी बड़ी बात है, तो वो 8वीं तक पढ़ा रहे हैं, तो आई थिंक इट इज स्टिल अ विन विन। सर जब आप टीचर्स अपॉइंट कर रहे होते हैं उसमें आप क्या क्वालिटीज इंश्योर करते हैं कि जी ये मेरी प्री रिक्विजिट्स हैं, ये मुझे लाजमी क्वालिटीज चाहिए? अच्छा देखें, अब वो इसमें ना वो तो ये डिपेंड करता है कि आपके रिसोर्सेज क्या है और फिर आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं। तो हमारा तो एक बहुत मॉडरेट लेवल का स्कूल है। तो हम, अगर हमें उस एरिया की कोई मैट्रिक पास लड़की भी मिल जाए तो हम उसको रख लेते हैं, ठीक है ना, बल्कि प्रेफर करते हैं, क्योंकि बाकी जो हमारे टीचर्स हैं उनको हमें सिटी से रोजाना कम्यूट कराना पड़ता है, गाड़ी में 20-25 किलोमीटर लेके जाना लेके आना। तो अगर हमें कोई लोकल मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। और फिर जाहिर बात है, ये हेडमिस्ट्रेस है ना, वो डिसाइड करती है कि अगर कोई मैट्रिक पास लड़की है तो उसको छोटी बच्चों की क्लास में रखा ली, उनको थोड़ा बहुत ट्रेन कर देते हैं, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन बेसिक लिटरेसी तो होनी चाहिए ना, कम से कम भी इंटरमीडिएट का एक स्केल है जो हम चाहते हैं कि जरूर हो इंटरमीडिएट। लेकिन अगर कोई गांव की लड़की ने मैट्रिक कर लिया है और शी इज विलिंग टू कम एंड टीच, तो व्हाई नॉट, शी वुड बी एबल टू बेटर कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स, लोकल स्टूडेंट्स। Sir, last question, जी but very important for me. जी The whole purpose behind doing all of this was, sir, I belong to a city, so as you, which contributes very significantly in the national treasury, but gets nothing in return. Sir, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है जो एक सेल में फर्क आता है ना, वही आप इवेंचुअली पूरे 6 फुट के जिस्म में देखते हैं। तो सर माशाल्लाह आपने कम्युनिटी को इतना अच्छे तरीके से सर्व किया है, इतने अच्छे तरीके से अपडेट किया है। वो एक सेलुलर लेवल को मैं एज एग्जाम्पल लेता हूँ, और कराची का वो पूरा 6 फुट का जिस्म। सर हम अपने शहर को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, या आप कहाँ कहाँ आइडेंटिफाई करते हैं कि जी ये कुछ एरियाज हैं जो बहुत आसानी से हल हो सकते हैं, बड़ी बातें तो चले रहने देते हैं, मगर कौन से ऐसे छोटे छोटे एरियाज हैं जो अगर कुछ बेहतर हम कर लें तो हमारी गाड़ी वापस पटरी पे आ जाए? मेरा ख्याल है कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखें ना, कराची इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, और मेट्रोपॉलिटन भी छोटी मोटी मेट्रोपॉलिटन नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसकी पॉपुलेशन काफी सारे मुल्कों से ज्यादा है, बिल्कुल सही। और इसकी गवर्नेंस बड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो मेरा ख्याल है कि मैं इस पे डेल्व ना करूं इतना ज्यादा, तो बेहतर है। लेकिन अगेन मकसद आप ये देखें कि बट सर जब आपने विदाउट एनी रिसोर्सेज, विदाउट एनी ऐसा प्रेडिसेसर जिसने कुछ भी ऐसा किया हो, आउट ऑफ नोवेयर आपने हर चीज इंट्रोड्यूस की, नो रिसोर्सेज अगेन, कराची हैविंग एवरीथिंग क्यों नहीं कर सकता? मेरा ख्याल है कि फिर आप देखें कि जिस तरह से हमारे एक नाज़िम थे नेमतुल्लाह खान, जी जी। उन्होंने शुरू शुरू में कराची में बहुत डीप इम्पैक्ट क्रिएट किया, और वो भी इसी तरह से था कि वेरी सिंसियरली ऑनेस्टली उन्होंने काम किया। तो आई थिंक ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं टू हैव अ लीडरशिप जो कि कमिटेड हो विद द पीपल, और कमिटेड हो, उसका मकसद जो है ना वो मैं कहूँगा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, तो फिर ही मकसद इस तरह के काम हो सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा जो है ना वो मटेरियलिस्टिक टर्म्स में काम करना थोड़ा इतना आसान नहीं है, इट्स डिफिकल्ट। यू मीन टू से कि सेल्फलेसनेस जो है वो दैट्स व्हाट्स रिक्वायर्ड। बहुत अगेन what is it that Dr. Adib Rizvi is deriving from all this venture? He is a selfless person. He is selflessly working. एक ऐसा एस्पेक्ट जिसमें उनकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज थी, उसको उन्होंने उठाया और उसको बिल्टअप किया, ग्रो किया। तो आप देखें कि इसी जमाने में दीवान फैमिली थी जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, और उन्होंने ये मैंडेट किया, गवर्नमेंट के साथ ये मैंडेट दिया कि डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी SIUT के लाइफ टाइम डायरेक्टर होंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ये फिर जैसे जैसे ना मैंने ये देखा है कि आप थोड़ा सा अच्छा काम शुरू करें तो बहुत सारे लोग आपको हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। ये नेचर है, इसी तरह से ही हो सकता है।
सर अगर मैं आपकी कन्वर्सेशन से ही मैं आंसर कहीं ढूँढने की कोशिश करूँ, सिंस देखें कराची इज़ लिंक्ड टू पाकिस्तान, बेटर कराची इज़ गोना मेक पाकिस्तान बेटर, रादर पाकिस्तान को ज़्यादा नफ़ा है कराची के बेदर होने से इंस्टेड ऑफ कराची इटसेल्फ। तो सर आपकी कन्वर्सेशन से ही मैंने एक लोकल वाला जो वर्ड देखा ना, आपने बोला टीचर लोकल होना चाहिए तो बेहतर है। फिर आपने कहा कि हम चूँकि सारे डायरेक्टर्स जो हैं वहाँ लोकल थे, ईज़ी कम्युनिकेशन हो जाती थी। आई थिंक दैट्स वेयर वी कैन मेंड थिंग्स अप, अगर लोकल लोग जो है वो लीडरशिप आ जाए, लोग जो है वो ग्राउंड रूट से कनेक्टेड हों, हर गली मोहल्ले से कुछ ना कुछ लोग आ रहे हैं, तो आई थिंक दैट देन वी कैन रीशेप द सोसाइटी बेटर। मेरा ख्याल है ये तो एक ग्लोबली एक्सेप्टेड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का। तो इसमें मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ वेरी एस्टेब्लिश्ड नॉर्म, एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस, इस पे बहुत ज़्यादा लिटरेचर है। और ऑब्वियसली जो लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट के साथ काम हो सकता है, वो आप जितनी गवर्नेंस के लेयर्स आपके डिस्टेंट होते जाएंगे फ्रॉम वेयर द एक्शन इज, वो कम होता जाए। आप देखें ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सारा प्रिंसिपल यही है कि भाई गवर्नमेंट की एक स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू गिव अफोर्डेबल हाउसिंग टू एवरीवन। ना अब उसमें एक तरीका तो ये हो सकता है, जो कि काफी डिफिकल्ट है, कि सरकार घर बना के देना शुरू कर दे। लेकिन सरकार ने फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि भाई आप अपनी सोसाइटी बनाओ, आप इस लीगल फ्रेमवर्क में आ जाओ। क्योंकि जब आप उस लीगल फ्रेमवर्क में आ जाते हैं, तो हर जो सोसाइटी का डायरेक्टर है उसको पाकिस्तान पिनल कोड में एज अ पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर किया हुआ है। ऐसे इसका मतलब ये है कि मैं भले सरकार से मेरा ताल्लुक ना हो, लेकिन जिस दिन मैं सोसाइटी का डायरेक्टर बन गया, अब मैं कानून के मुताबिक पब्लिक सर्वेंट हूँ। इसका मतलब मेरे ऊपर तमाम एंटी करप्शन के लॉज वो सारे अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये था स्टेट का एक फैसिलिटेटिव स्ट्रक्चर। सेल्युलर मॉडल। हाँ, उन्होंने कहा कि जी आप खुद आए, मिले, आपस के मामला स्वास्थ्य एक एक स्ट्रक्चर बनाए, सोसाइटी को रजिस्टर करें, फिर ये कानून आपके पास है, अपने अफेयर्स को इस कानून के तहत आप मैनेज करें। और अगर कोई उसको वायोलेट करेगा, देन स्टेट इज देयर टू पिनलाइज है। तो ये मेरा ख्याल है कि सारी चीजें इसी तरह से मैनेज की जा सकती हैं, हो सकती हैं। अब आप देखें, कराची का इतना बड़ा शहर है, उसमें हर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बिल्कुल। ये बात और है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तौर पे जनरली रजिस्टर नहीं होती हैं, लेकिन छोटे से सारे वही हैं। डायनामिक सारे वही हैं। शेयर्ड सर्विसेज हैं, म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उसमें भी ट्रस्ट का डेफिसिट है, उसमें भी जो है वो ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा डोमेन है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही बड़ा इसका स्फेयर है, जो हमारा जो एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक डिपार्टमेंट है जिसको हम कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट कहते हैं, वो शायद मकसद उन्होंने ये जो पोटेंशियल है, जो मैं अभी अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स और इसकी बात कर रहा हूँ, इसको रेगुलेट करने का कभी उन्होंने सोचा नहीं है। और ना ही ज्यादातर जो लोग हैं वो भी गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर, अगेन म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट तो चाहते हैं कि वो तो उनको शायद वो उस लीगल स्ट्रक्चर में आने में मसाइल ज्यादा नजर आते हैं, फायदे कम नजर आते हैं। हालांकि अगर आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हो, तो मुझे मुझे पता है कि काफी सारी जगहों पे हमें डेड एंड आ जाता है। अक्सर बिल्डिंग में अक्सर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 10-10 12-12 सालों से ये ड्यूज नहीं दिए। अब अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती, तो हम रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से उसको एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर करा सकते थे। जब एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू वो डिक्लेयर हो गया, इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी पे इनकम्बरेंस क्रिएट हो गई, फिर वो बेच नहीं सकता। तो शायद हमारी जो अपार्टमेंट्स की मैनेजमेंट है वो काफी बेहतर होता है। तो इस तरह की चीजें हैं जो मैं तो चूंकि बिल्कुल माइक्रो लेवल पे रह के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, माइक्रो लेवल पर ही जरूरी होता है। माइक्रो लेवल पे ही बात कर रहा हूँ। तो मैं खुद एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो मुझे ये चैलेंजेस रोज फेस करने पड़ते हैं। अक्सर आप देखें कि आपका कोई पड़ोसी कोई ऐसी चीज कर देगा कि जो आपके लिए एक तरह की न्यूसेंस होगी। अब मैं किसके पास जाऊं, उसको कौन जज करे। अच्छा, और ये जो सारा जो मैंने काम किया, उसका जो एक बहुत इम्पोर्टेंट अंडरलाइंग रीजन था, वो ये था कि मकसद अगेन टू इंस्पायर द यंग जनरेशन। कि जाहिर बात है, जिस माशरे में हम रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं,
जिस तरह से मैं इंस्पायर हुआ किसी से, तो इफ वी डोंट क्रिएट एग्जांपल्स, हाउ True. विल वी इंस्पायर अदर? तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट अंडरलाइंग थिंग उस एब्सोल्युटली पे काम करने की हमें जरूरत है। एब्सोल्युटली और इसमें किसी को भी छोटा बड़ा सोचना नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा कि सेल्यूलर लेवल पर जो फर्क होता है वही आप अपने 6 फुट के जिस्म पे देखते हैं। सो एवरी सेल मैटर्स, एवरी लिटिल थिंग मैटर्स। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू।